मैं मैं आपने। तो सर मैं तो सर क्या बोलूं, 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, हाँ उस वक्त मेरे पास मैक्स लाइफ की एक पॉलिसी थी, जी। 5000 पर मंथ की। वो तीन हाँ साल की पॉलिसी थी। हाँ और उसके अलावा मैंने तीन अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे, लगभग 10,000 रुपए के, जो वन टाइम पेमेंट पे थे। ठीक है। हाँ 2011-12 तक आते आते उसकी हालत अच्छी नहीं रही। हम्म और 2011 में मैंने दिल्ली में अपना जब घर खरीदा, हम्म, तो उस वक्त ये सारा हटा दिया। अच्छा। तो जो मैक्स बुपा का था, वो मैंने 1,80,000 डिपॉजिट किए थे 3 साल में। हाँ उसका रिटर्न 3 साल में मेरे को मिला तकरीबन 1,90,000, ठीक मतलब है। 10,000 का फायदा हुआ। हाँ तो हाँ हाँ वो, और उस समय मुझे मार्केट का इतना आइडिया नहीं था, बस सुनते रहते थे कि हाँ मार्केट है, मार्केट है। और 2008 का जो 2008 का क्रैश था, उसमें तो कद मेरी भी नौकरी उसी में ही गई थी। एचसीएल जैसी कंपनी से हटा दिया गया था। मैं थोड़ा सा टेंस भी रहा, करीबन एक साल मुझे प्रॉब्लम रही उसमें। तो उसके बाद से फिर दोबारा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। और अब जाके ये एक साल पहले मैंने ये जब लॉकडाउन लगा, तो फिर मैंने ये शेयर मार्केट का देखा। किसी ने फेसबुक पे ही बताया कि ऐसा कर सकते हैं निफ्टी का। थोड़ा सा पढ़ने की आदत खराब है मेरी। तो वो पढ़ते पढ़ते निफ्टी में किसी ने सजेस्ट किया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा लालच भी आया, जैसे एक आध दो बार अपने आप से लगाया और एक ही दिन में 3,000 रुपए आ गए। अभी 5,000 लगा के आपको 3,000 मिल जाए, तो फिर तो लालच है आपका। वारे न्यारे वारे न्यारे। मैं उस लालच में फंस गया। फंसने के बाद जो मेरा हाल हुआ कि मैं करीबन 70-80 हजार के घाटे पे गया। और फाइनली मैंने फरवरी में जब मैं एग्जाम देने आया था इधर यूपी में, तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं शेयर मार्केट बंद कर दूंगा। सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे। और 2 महीने वहां घर पे रहा एग्जाम के दौरान। सारा कुछ समेट के बंद करने वाला था कि अचानक आपका एक दिन फेसबुक पे पढ़ा और ग्रुप ज्वाइन किया, और वो फिर से पैसे डाले मैंने। वो तो ये कहानी है मेरी। धड़कन के वो डायलॉग है सुनील शेट्टी की, मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि हाँ। अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। तो जो मेरे संपर्क में है वो स्टॉक मार्केट को छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। नहीं और नहीं, जो नहीं होगा उसको भी खींच के लेके आ जाएंगे हम। अब तो नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊंगा। और वो वो जो एक लर्निंग फेज था, जिसको मैं मान के चल रहा था कि हाँ 10-20 हजार 50,000 मेरे जाएंगे। मेरा टारगेट तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 लाख रुपए का था कि 2 लाख रुपए तक मैं गंवाने को तैयार हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा था, वो फ्यूचर ऑप्शन पे ही मैं फंसा हुआ था, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। तो वो इसमें ये जो बुक है सर, इस बुक में पहले ही चैप्टर में शुरुआत जब किया है तो एक हम्म रोहित के बारे में जिक्र किया है इसमें, कि ये जो रोहित है वो 10 लाख का लॉस उठाया है। और कैसे लॉस उठाया है उसके बारे में तमाम फर्स्ट फेज, जैसे लिखा है कि क्या फर्स्ट फेज में उसको क्या दिक्कत हुई, व्हाट इज व्हाट वेयर ही वाज रॉन्ग। फिर सेकंड फेज में क्या उसकी परेशानी हुई, फिर इसके बाद सेकंड फेज में उसको क्या उसने क्या गलत किया उसने। ऐसे ही 3-4 फेज में उसने दिया हुआ है कि उसने किस किस स्तर पर क्या क्या गलतियां किया। तो एक गलती के बारे में मैं विशेष जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है, ये कहा है कि जब मार्केट की तेजी आई तो वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ किया। और फिर क्या हुआ कि शुरू में ही जब जैसे अभी बुल रन चल रहा है तो अभी चारों तरफ हरियाली दिख रही है, मार्केट बढ़ रहा है। हर आज की डेट में मिट्टी भी लीजिए ना तो कल के दिन वो सोना हो जाता है, 10-12% आपको दे देता है। लेकिन ये जो मिट्टी है सर, हमेशा मिट्टी सोना नहीं होगा। जो हकीकत है हकीकत ही होगा, जो वास्तविकता है वास्तविकता ही टिकेगा। अच्छे जो बिजनेस होंगे, जो अच्छी कंपनी होगी वही टिकेगी, बाकी सब नहीं टिक पाएंगे इसमें। ठीक है ना सर। तो हमें क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। तो जब मार्केट बढ़ने लगा तो बता रहा था कि रोहित ने क्या किया, उसको लगा कि हम और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने 10 लाख का उसने शेयर खरीदा था, उस 10 लाख रुपए को बैंक में लोन अगेंस्ट शेयर कर दिया, यानी अपने पूरे पैसे को लोन में दे दिया। ये बैंक वाले शेयर के अगेंस्ट लोन देते हैं, उन्होंने लोन दे दिया इसको, मिल गया। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह कई उसमें ट्रेडिंग करने लगा। फिर क्या हुआ कि मार्केट और बढ़ा तो उसके जो फंड थे, फंड की वैल्यू भी बढ़ी, स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसने बैंक ने क्या किया, और ऑफर किया, तो ये और कर्ज ले लिए।
इस तरह से 3 बार 4 बार करके उन्होंने ज्यादा कर्ज लिया। और फिर क्या हुआ कि महीने 1.5 महीने बाद जैसे ही मार्केट यू टर्न लिया, अब परेशान, क्योंकि मार्केट जब उसके फंड की वैल्यू घटने लगी तो बैंक वालों ने तो कॉल करना शुरू किया कि भाई अब आपका जो फंड की वैल्यू है वो कम हो गई है, लिहाजा अब हमको आप पैसा दीजिए, अन्यथा पैसा नहीं देंगे तो हम आपका जो होल्डिंग है हम होल्डिंग बेच देंगे। तो अंततः उनको 30 से 35% लॉस में अपने पूरे सौदे को काटना पड़ा। तो उसके बारे में, इसके बारे में बहुत लंबा इसमें दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो आप कह रहे हैं कि मैं छूट चुका था, देखिए स्टॉक मार्केट में यदि हम नहीं है, मेरा अपना एक बहुत पुराना फेवरेट कथन है, यदि आप स्टॉक मार्केट में नहीं है तो हम एक बड़े लाभ से वंचित हैं, बड़े लाभ से वंचित हैं। और एक स्टोरी में बार बार कहता हूँ कि एक आदमी, पहले भी कहा था कि एक आदमी का सपना था कि वो क्रूज पर जाए, इसको आप लोग रिलेट कर लेंगे कहानी से। एक व्यक्ति का सपना था कि वो क्रूज पर जाए, लेकिन पैसा नहीं था कि उसके पास क्रूज पर जाए, किसी तरीके से इधर उधर से ले दे करके उसने जुगाड़ किया और क्रूज पर वो गया। जो भी सेल्फी वेल्फी जितना फोटो वोटो लेना था सब चीज लिया, और एक हफ्ते के बाद जब क्रूज समाप्त हुआ तो चलने लगा वहां से। जब उतरने की बारी है तो क्रूज वालों ने कहा कि भाई साहब आप थे कहाँ? न तो आप लंच में दिखे, न डिनर पे दिखे, न चाय पे दिखे, न पार्टी में दिखे, कहीं भी आप नहीं दिखे, आप थे कहाँ? उसने कहा भाई साहब मैं क्रूज पर ही था, लेकिन मेरा सपना था कि मैं क्रूज पर आऊं, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो मैंने किसी भी तरीके से प्रबंध करके मैंने किराया पे किया था, और खाने पीने का मेरे पास एक्स्ट्रा खर्च नहीं था, इसलिए मैं घर से ही खाने पीने का खर्चा लेकर के, सॉरी, खाने का सामग्री में लेकर के आया था। तो क्रूज वालों ने कहा कि क्या आपको यह पता नहीं था जो आपने किराया पे किया है उसमें पार्टी खाने पीने का सबका खर्चा इंक्लूड था? तब उसको लगा रही हमने क्यों नहीं उसको देखा। स्टॉक मार्केट में सर ऐसी ही चीज है जो हमारे सामने मौजूद है और हम उसको देख नहीं रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, और हम एक बड़े लाभ से वंचित है। 3 चीजें होती है, लाभ, हानि, लाभ की हानि। इसको ध्यान से सुनिएगा सर। लाभ मतलब कि हमने 1 लाख रुपए कहीं लगाते हैं और वो 1,20,000 मिल रहा है, इसका मतलब कि वो 20,000 रुपए का लॉस, सॉरी 20,000 रुपए के प्रॉफिट है। एक जगह क्या लगाते हैं, 1 लाख लगाया 80,000 मिला, यानी हमको 20,000 का लॉस हुआ। और तीसरा एक ऐसा जगह है सर कि जहां हम 1 लाख रुपया लगाते हैं वहां पर 1,40,000 हमको मिल सकता है, लेकिन हम उस चीज को देख नहीं रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि 1,20,000 में लगाए पड़े। तो वो जो शेष 20,000 यानी 1,40,000 से 1,20,000 के बीच जो गैप है सर, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है। तो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है सर, वो ताउम्र जीवन भर लॉस ऑफ प्रॉफिट से गुजर रहा है। ये इस किताब में बोला है कि सर स्टॉक मार्केट में इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन जस्ट लाइक ए गैम्बलिंग है। लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग है, कहा सही में गैम्बलिंग है। कहा कि आप किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग वालों को उठाकर देख लीजिए, जिसने मिलेनियर बिलियनियर संपत्ति खड़ा किया हो, नहीं बना है। तो हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो एक बड़े लाभ से वंचित है। तो एक आंकड़ा मैंने उठाया है सर कि कितने साल में धन 10 गुना होता है। 2 गुने का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 72 से डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट आता है उतने साल में हमारा धन डबल हो जाता है। ये तो सबको पता है। यदि हमको 8% का ROI मिल रहा है, हम 72 में 8 से डिवाइड कर दे, उत्तर 9 आता है, तो 9 साल में हमारा धन जो है डबल हो जाता है, ये तय है। लेकिन 10 गुना कितने में होता है? तो नॉर्मल यदि बात करें, आप FD की बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रचलित एक निवेश साधन है अपने समाज में, FD, PPF, किसान विकास पत्र, यही तो है, NSC, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से लेकर के 8% के बीच में होता है। अभी GPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% हो गया। मैंने अपनी GPF का रसीद निकाला, बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि 7.1%। मैं पहले की बात करूं, जब मैं नए नए नौकरी में आया था तो हमसे एक सिपाही ने कहा था कि आप GPF में ज्यादा पैसा कटाना शुरू कर दिए, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। वो इस चीज को नहीं जानता था कि डे बाई डे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ही आना है।
क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड को उठा लीजिए, हर देश में जो इस तरह की निवेश योजनाएं हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही हो रहा है, तो वो भी कम ही होगा और भी कम होगा इसमें, और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि आइडिया से पावरफुल जो जिस चीज का टाइम आ जाता है ना सर, उस टाइम से पावरफुल कुछ नहीं होता। जिस वक्त बिस्लेरी का पानी आया था ना सर, 10 रुपए एक बोतल आया करता था, उस वक्त पेट्रोल 7 रुपए लीटर मिलता था, लोग कहते थे कौन पिएगा, लेकिन लोगों ने पिया क्योंकि वो टाइम था। एंड्रॉइड फोन आया, एंड्रॉइड फोन को नहीं अपनाया, नोकिया बाहर हो गया, ये टाइम था। तो टाइम के अनुसार सबको अपनाना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड वाइड में सर। कॉस्ट कटिंग चल रही है, कॉस्ट कटिंग मतलब कि जो अनुत्पादक व्यय है उस पर कटौती की जा रही है। अनुत्पादक व्यय कौन सा है? आपका पेंशन। जो लोग संघर्ष करते हैं कि हमको न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी, सॉरी पुरानी पेंशन लागू कर दिया जाए, इम्पॉसिबल है, असंभव है, कभी लागू नहीं होगा। जो लागू करेगा सर, वो सरकार खत्म हो जाएगी, वो पैसे की किल्लत पड़ जाएगी, यहाँ भी वेनेजुएला और ग्रीस जैसा संकट आ जाएगा यदि लागू कर दिया गया। सार्वजनिक व्यय पर कमी की जा रही है, सार्वजनिक व्यय पर जो सामाजिक, अपने देश में तो मनरेगा पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं चलती रहती हैं, हम लोग अजीब, हम अपने देश की क्या स्थिति होती है कि देश के मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती है, वोट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीति की जाती है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होती है। और अर्थशास्त्र यदि अच्छा होता है सर, तो समाजशास्त्र अच्छा होता है। यदि समाजशास्त्र को हम अच्छा करने के चक्कर में अर्थशास्त्र को गड़बड़ करेंगे तो पूरी की पूरी मिट्टी पलीद हो जाएगी। तो हमको आपको अर्थशास्त्र के अनुसार से चलना पड़ेगा, और अर्थशास्त्र ये है सर, ये टाइम है कॉस्ट कटिंग का। पूरे दुनिया में आप देख लीजिएगा, एफडी के रेट नीचे गिरते जा रहे हैं, भारत में भी आएगा, आप देखिएगा एक दिन 4% आएगा एफडी का रेट। आप वेट करते रहिए, इंतजार करते रहिए। अभी 6% चल रहा है ना, उसमें भी टीडीएस लग जाता है। तो एफडी वगैरह में सर जब हम पैसा लगाते हैं सर, तो 10 गुना 35 साल में होता है, 35 ईयर्स में। आप सोचिए सर, 6 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वहीं पर इन्फ्लेशन आप देखिएगा, मुद्रास्फीति देखेंगे तो नॉर्मल मुद्रास्फीति 7% चलती है, और यदि आप दूसरे सेवाओं को लेंगे, जैसे कि घूमने फिरने की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, मेडिकल की बात करिए, वहां 20-20% का मुद्रास्फीति होता है। भयंकर घाटे में चल रहे होते हैं, कभी उन खर्चों को मीट नहीं कर पाएंगे हम एफडी और जीटीएफ से। तो एफडी और इसमें लगाते हैं पैसा सर, तो 35 साल में 10 गुना होता है। और एफडी से ही मिलता जुलता म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में लगभग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें चूंकि एक विशेष प्रकार की टैक्स व्यवस्था होती है जिसको इंडेक्सेशन कहते हैं, तो यहाँ पर एफडी के तुलना में टैक्स में थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न अच्छा मिलता है। यहाँ पर 30 साल में 30 ईयर में हम अपने धन को 10 गुना करते हैं। अब बात करिए रियल एस्टेट की। सबसे ज्यादा लोग अपने देश में परंपरागत रूप से रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, उनको लगता है जमीन लेके डाल दो। इस ग्रुप में काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, विचार भी करते होंगे, जमीन में पैसा लगाते हैं। लेकिन सर जमीन में पैसा रिटर्न अधिक इसलिए मिलता है क्योंकि वहां पर हम पैसा अधिक लगाते हैं। मैं, मेरे भैया थे, जमीन लेने जा रहे थे लखनऊ में एक जगह, ये 2-3 साल पहले 2018 में लिए थे। तो जिससे जमीन ले रहे थे वो 1100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, जिसका जमीन थी, कि भाई तुम्हें जमीन, क्योंकि मैं, मेरा दिमाग इकोनॉमिक्स वाला है, तो मैं कैलकुलेशन करने लग जाता हूँ, भाई ये तुम जमीन कब लिए थे? उसने बताया 2003 में लिया था। कब लिए थे, कितने में लिए थे? 2003 के साथ 2009 में लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, चलिए 2009 ही मान लेते हैं, 2009 में लिया था। कितने कितने पे लिए थे? तो बताया कि 300 पे लिए थे, और अभी कितना चला था? 1100, यानी 4 गुना भी नहीं मिला था 10 साल। और स्टॉक मार्केट में सर गिरी हालत में आप उठाएंगे, 10 साल में 10 गुना शेयर हो जाता है। 10 गुना नहीं होगा तो 7 गुना 8 गुना तो होना ही होना है, कोई इफ बट नहीं है। लेकिन यदि हम उसके जो नियम और शर्तें होती हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह की नियम शर्तें होती है। जो रिसर्च हम जमीन में रिटर्न से, इन्वेस्टमेंट से पूर्व करते हैं, क्या करते हैं भाई? उसका खसरा खतौनी चेक करते हैं, उसका लोकेशन चेक करते हैं, कोई विवाद तो नहीं है, ये सब चीजें तो हम चेक करते हैं ना सर। यदि उन सब चीजों को हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले टेस्ट कर दे, जांच ले, तो वारे न्यारे हो जाएंगे सर।
किसी भी आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक पर हाथ रखिएगा, आप 15 साल 20 साल का ग्रोथ देखिएगा, कोई 20 गुना, कोई 25 गुना, कोई 30 गुना, कोई 40 गुना ऐसे रिटर्न होता है। तो हम बड़े लाभ से वंचित हैं, और जमीन में यदि हम पैसा लगा रहे हैं तो उसका अधिक रिटर्न इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां पर हम पैसा अधिक लगा रहे हैं। यदि वही रिसर्च, वही ध्यान, वही धैर्य हम स्टॉक मार्केट में लगा दें तो लास्टिंग विस्फोटक रिटर्न प्राप्त होगा। अगला है सर बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या होता है? वो फंड जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, आधा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, शेयर में लगाते हैं, और आधा पैसा डेब्ट में लगाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमको जो है रिस्क कम चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि बैलेंस फंड पैसा लगाते हैं। तो बैलेंस फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 12% के आसपास होता है। यहाँ 10 साल कितने सालों में होता है? 20 सालों में हमारा धन 10 गुना होता है। अगला बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स कौन होते हैं? जो मार्केट के टॉप 100 कंपनीज होती है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो टॉप 100 कंपनी है वो मार्केट कैपिटल के हिसाब से वो लार्ज कैप है, और 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप है, और 251 से लेकर के नीचे तक सब स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। और यदि मार्केट कैपिटल के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग आज की डेट में जो 28,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटल की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। तो सर लार्ज कैप जो रिटर्न देता है फंड 15% रिटर्न देता है, आपका 17 साल में धन 10 गुना होता है। मिड कैप में यदि कोई फंड हम लेते हैं म्यूचुअल फंड तो 18% का रिटर्न मिलता है, और ये 14 साल में धन 10 गुना होता है। और यदि आप स्मॉल कैप फंड की बात करिए तो ये 20% का CAGR मिलता है, वो 13 साल में धन 10 गुना होता है। और यदि आप ब्लू चिप स्टॉक की बात करिए, देखिए एक फंड हो गया, एक स्टॉक हो गया, यदि हम स्टॉक की बात करते हैं ब्लू चिप की, तो 26% का CAGR मिलता है, जो 10 साल में 10 गुना होता है। आप लोग उसका देखिएगा 10 लाख से 100 करोड़ का वीडियो, मैं बार बार उसको कहता हूँ, रमेश दमानी का वीडियो पड़ा हुआ है, मास्टर क्लास विथ मास्टर इन्वेस्टर्स, यूट्यूब पे है, आप उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे धन 10 गुना होता है। कई चीजें उन्होंने बताई। तो 10 साल में हमेशा 10 गुना होता है। और यदि आपने मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रखा है तो इसका जो CAGR होता है वो 30% का होता है, और 9 साल में धन 10 गुना होता है। तो हमें क्या करना है? हमें जहां अधिक फायदा मिले हमको वहां इन्वेस्टमेंट करना है भाई। अल्टीमेटली हमको तो पैसा ही कमाना है ना, ज्यादा पैसा रिटर्न लेके आना है। तो हमें धैर्य पूर्वक होल्ड करना है, और जितना अधिक हम धैर्य रखेंगे, जितना अधिक समय देंगे, उतना ही अधिक हमको रिटर्न प्राप्त होगा। तो ये तो रहा सर एक सामान्य क्राइटेरिया कि जो जो निवेश साधन होते हैं उस पे हमको कितना रिटर्न प्राप्त होता है। और आपने बताया सर मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का, मैं उस पर चर्चा करूंगा, जो आपने कहा कि 1,80,000 रुपया का प्रीमियम दिया था और 1,90,000 मिला था। तो सर एक चीज बहुत मायने रखता है कि किसी भी चीज की लागत क्या आती है, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें आखिर खर्च कितना आ रहा है। तो जो LIC एजेंट होते हैं सर, जो पहले साल का हम प्रीमियम पे करते हैं, ये मान के चलिए कि पहले साल का प्रीमियम बिल्कुल खल्त-मल्त हो जाता है। खल्त-मल्त इन द सेंस कुछ भी पैसा बचता नहीं है। सीधे सीधे एजेंट को 40% कमीशन चला जाता है, 25 से 30%, 40%। आप उस एजेंट को बुला के कोई एजेंट से पॉलिसी करवाइएगा, उससे कहिएगा कि हमको 25% कमीशन चाहिए, आपके तत्काल पॉकेट में रख देगा। तो 25% अपने घर से थोड़े देता है, आपके ही पैसे से काट के देता है। तो आपने 1 लाख रुपया पे किया, 1 लाख में से 40,000 पहले ही निकल गया, तो सर टोटल फंड तो 60,000 ही बचा ना। अब इस 60,000 को पहले 1 लाख होना पड़ेगा, यानी इस 60,000 को 1 लाख होने के लिए कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा? लगभग 70% बढ़ना पड़ेगा सर। 70% छोटा रिटर्न नहीं होता है, छींके आ जाती है सर 70% रिटर्न लाने में। तो इसका मतलब उसने रिटर्न सही दिया, पर गलती मेरी रही कि मैंने पॉलिसी इंश्योरेंस के साथ दे दी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा। अब समझ में आया मुझे। तो होगा क्या कि सर पहले वो 1 लाख होगा, इन 70% का जब रिटर्न लेगा तब कहीं जाकर के आपके फंड के बराबर आएगा।
और फिर जब इसके ऊपर बढ़ेगा तब तो आपका फंड कुछ ग्रो करेगा। वो बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल होता है। ऊपर से पहले साल तो 30-40% कमीशन चला जाता है, सेकेंड ईयर जब प्रीमियम पे करते हैं सर फिर 7% 8% उनको मिल जाता है। यानी यदि आपने अगले साल 1 लाख रुपये पे किया तो फिर उनको 7,000 रुपये चला जाता है। तो सर रस मीठा करने के लिए गुड़ तो ज्यादा डालना पड़ेगा ना, जब गुड़ ही कम आ रहा है तो कहां से होगा। तो इंश्योरेंस जो है कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस, चाहे एंडोमेंट प्लान हो, चाहे मनी बैक प्लान हो, चाहे कोई भी जीवन आनंद हो, सब के सब घटिया स्तर के प्लान होते हैं और 4-5% से ओवरऑल रिटर्न किसी को नहीं मिलता है। म्यूचुअल वो LIC लीजिए तो सर सीधा शुद्ध रूप से टर्म प्लान लीजिए, टर्म प्लान सीधे, जो कि रिस्क ज्यादा हो, कम प्रीमियम हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गया सर। सर एक प्रश्न है। हाँ, वीडियो ऑन करिए तब पूछिए, वीडियो ऑन करके पूछिए। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि एक मेरे पास LIC के बॉन्ड्स है, हाँ जो विगत 10-12 वर्षों से मैं चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, और मेरे पास टर्म प्लान भी है और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। हाँ ठीक है। प्रश्न ये है सर कि मैं टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस रखने के बाद ये LIC का जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ करीब करीब 1,27,000 रुपया पर एनम, हाँ, तो मुझे क्या उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या ब्रेक कर देना? मेरी यदि सलाह होगी तो नहीं करना चाहिए। ये 10 साल हो गया ना आपका, आपका जितना फंड वैल्यू मिल रहा है उस फंड वैल्यू को लेकर निकल जाइए। सरेंडर वैल्यू जो है सर वो मेरे मूलधन से कम, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि जब बूढ़ी उसमें एकदम भोजपुरी का एक शब्द है पंचोछर सब आपको नहीं जी जी हम समझ रहे हैं। अरे ये पंचोछर क्या होता है सर पहले ये बताइए। भोजपुरी का शब्द पंचोछर का मतलब होता है कि जैसे आप रस आपको मिले पीने के लिए, हम लोग बलिया वाले हैं, समझ रहे हैं। उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। अच्छा ओके। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक गिलास में जहाँ 1 चम्मच चीनी या गुड़ पड़नी चाहिए, वहाँ पे 2 दाने चीनी डाल के आपको दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ये बोला जाए कि ये सब बहुत अच्छा है। एक मैं जोक सुनाऊंगा, मैं जोक भी मुझे बहुत आते हैं। आप लोग कभी जोक सुनना बैठेंगे ना, बातचीत होती है तो मतलब दिन समाप्त हो जाएगा, जोक समाप्त नहीं होगा। मेरे पास ऐसी स्थिति है। तो जोक ये है कि 2 लोग गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आइटम देखे तो उसमें देखे कि लौकी और किशमिश का खीर मिल रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लौकी का और किशमिश का खीर खाते हैं। तो पूछे कि भाई इसमें किसका कितना कितना मात्रा होगा। तो उसने कहा कि सर बराबर मात्रा में पड़ा रहता है। लौकी और किशमिश का खीर बन के आ गया, खाने लगे, पूरा खीर खा गए, कहीं भी किशमिश नहीं मिला। उसको बुलाए, अरे क्या तुम बेवकूफ बनाए हो, तुम कहते हो लौकी और खीर का किशमिश है, कहा इसमें किशमिश तो एक भी नहीं मिला। कहा सर बराबर मात्रा में पड़ा था। कहा कितना बराबर मात्रा में? कहा 1 लौकी 1 किशमिश। तो जो पंचोछर शब्द है ना, वही वाला शब्द है। अरे BS सिंह साहब, बनारस से विजय दुबे बोल रहा हूँ सर। कौन? बनारस से विजय दुबे, DAV PG कॉलेज। विजय दुबे बनारस से। चलिए बहुत आनंद सिंह आपके भाई साहब के साथ हैं, DAV PG कॉलेज। अरे बधाई, बनारस। स्वागत। हाँ सर, आपका लेक्चर तो मैं सुन रहा था, लेकिन आज चूंकि खाली था तो मैं अटेंड किया। और काफी इसके पहले की भी रिकॉर्डिंग लिया था। मैं आनंद सर से भी बात कर रहा था कि आपका लेक्चर कॉलेज में कराया जाए, क्योंकि BCom MCom में फाइनेंस ग्रुप में स्पेशलाइजेशन भी था हमारा। और आनंद सर जितने आप डिस्कशन करते हैं सारे चैप्टर में हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, हर परचेज जो स्कीम है। तो आपका लेक्चर काफी गंभीरता और बड़ा अच्छा लगा, और डीप स्टडी के हमें लग रहा है कहीं से किसी प्रोफेसर से कम का लेक्चर नहीं है आपका। और चूंकि हम स्टॉक मार्केट में तो सर एक्चुअली 1982-83 से हूँ, जब डिवेंचर 2
3 टाइम डिवेंचर पेमेंट होता था। उस समय 7 साल में एफडी करते थे, डबल होते थे। तो पिताजी थोड़ा, वो भी प्रोफेसर थे हिंदी के, तो उनका कहना था भाई शेयर मार्केट में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं कितना पैसा लगाऊं, कितने दिन बाद कितना मिलना ये बता दो। तो उस समय डिवेंचर 82-84 में 7 साल में 3 टाइम देता था, 2.80 करीब देता था। फिर 1992 से मैं स्टॉक मार्केट में आ गया, जब इस टीचिंग में आया पीएचडी के बाद 92 में, तो थोड़ा थोड़ा एमआरपीएल अलॉट हुआ, रिलायंस भी कन्वर्टेबल डिवेंचर अलॉट हुआ, 2000 से वो कन्वर्ट हुआ, और काफी पैसा इन्वेस्टमेंट में। क्या मैं आपके सहमत हूं कि रियल एस्टेट से ज्यादा बेनिफिट स्टॉक मार्केट में है, बशर्ते अगर आप सावधानी से करें तो। और थोड़ा मैं लॉन्ग इन्वेस्टर हूं, मैं जल्दी बेचता नहीं हूं, चाहे वो लॉस भी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज लॉस है और कल वो, इसीलिए मैंने आपको स्टॉक भेजा था, तो आपने कहा पहले अपनी स्टॉक को कम करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टॉक पहले के हैं, ऐसे ऐसे शेयर है, ये सुबेक्स देख रहे ₹2 का मेरे पास पड़ा था, और ऐसे ऐसे शेयर है कि जो एकदम नीचे से एकदम ऊपर पहुंचे हैं। आप, हम तो 2.5, 25 गुना हमारा रिटर्निंग आया। लेकिन सर थोड़ा दिक्कत यह है कि अब कुछ अभी सेबी का गाइडलाइन है क्या, इस पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स पॉइंट से कुछ बताइए, क्योंकि रिटर्न भी मैं दाखिल करता हूँ और अपना मैं कम कर दिया हूँ, क्योंकि बच्चों के वाइफ के नाम से मैं इस समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 2012 से। सर वो मेरा विषय नहीं है, मेरा उस बारे में ज्ञान शून्य है सर। नहीं, उसमें थोड़ा ये है कि अगर स्टॉक मार्केट से, अब पिछले तक तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स नहीं था, और आप यहाँ लगा हुआ है। हाँ, लेकिन अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी एक आई कि आप अपना कैपिटल डिक्लेयर करिए। हमारा स्टॉक देखने से एक लेटर आया, इनकम टैक्स से भी था, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर से किया, तो कोई घबराने की बात नहीं सर, मैं आपका वो कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर साल में 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ऊपर इनकम हो रही है और हाउस वाइफ के नाम है, तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके मैं बचा तो लेता ही हूँ, लेकिन अगर इस तरह ज्यादा गेन होगा तो क्या इनकम टैक्स पॉइंट में हम टैक्स में आ जाएंगे क्या? सॉरी सर, मेरा इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, क्योंकि नहीं सर, समस्या ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में ज्यादा कमाई होगी तो मैं सर इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। अच्छा सर मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। मैं अभी नया कानून पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इनकम टैक्स का भी पिछले साल ही एग्जाम दिया है अभी। तो आप जो बोल रहे हैं कि अभी तो स्टॉक मार्केट में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है, कोई भी स्टॉक अगर आपका 1 साल के पहले है, आप उसको बेचते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगता है, जो कि 10% है, प्लस उसमें 4% सेस है, तो 10.4% आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आपका टैक्स लगना ही लगना है, भले ही आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं या नहीं आते हैं। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है, जो वो टैक्स है जो 1 साल से ऊपर आप बेचते हो या खरीदते हो तो उस पे लगता है, वो भी आपका ब्रोकर आपको काट के देगा। अगर उसमें कंडीशन क्या है कि 1 लाख से ऊपर होना चाहिए वो, अगर 1 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स कहीं नहीं देना है, ब्रोकर आपका नहीं काटेगा। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर है तो वो आपको टीडीएस काट के देगा। फिर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने अपने नाम से अकाउंट रखा हुआ है, तो आपको फिर फॉर्म उस तरह से भरना पड़ेगा जहाँ पे आपको डबल इनकम शो करनी पड़ेगी, और वो इनकम आपकी सैलरीड इनकम में जाके ऐड होती है। तो तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर जिस आप इनकम टैक्स स्लैब में जहाँ पे भी आएंगे, अगर आप 2 लाख के अंदर हैं तो आपको कुछ नहीं देना है, अगर 5 लाख के अंदर है तो भी आपको कुछ नहीं देना है अभी तक, लेकिन 5 लाख से ऊपर जाएंगे तो उस हिसाब से आपको 5%, 10% जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप उस स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी नहीं आने वाले हैं। पर मैं इसमें एक चीज बोलूंगा कि केवल 10% या 20%, मेरी हालत तो ज्यादा खराब है क्योंकि मैं तो 30% के स्लैब में आता हूँ, तो मेरे लिए तो अगर 1 लाख भी आता है तो मेरा लगभग 35%, 36% निकल जाता है, वो सेस वेस सारा मिला के। तो पर मेरा ये है कि मैं 1 लाख पे 36,000 देने के बाद भी मेरे को 65,000 बचता है, तो मैं 36,000 देने के लिए 65,000 भी गवा दूं, ये तो अकलमंदी नहीं हुई। मैं सर यही कहूंगा सर, जब ज्यादा मिलता है ना तो जब ज्यादा मिलता है तो ज्यादा देने में कोई क्षमता नहीं है सर। जब आप रिटर्न अच्छा निकाल लेते हैं, बड़ा रिटर्न निकालते हैं, तो देने में क्या जाता है।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज्यादा रिटर्न आने देने, हाँ, और लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो आया कि नहीं आप कैपिटल डिक्लेयर करिए, ये नहीं समझ में आया। सर, ये अभी इस बारे में अलग की बात करेंगे सर, ये अच्छा सर ठीक, ये विषय सर अपना नहीं है, इस विषय पे नहीं, ठीक, जब सरकारी रूल रेगुलेशन होता है सब विभाग कहते हैं भाई, वो तो है, सही कह रहे, सही। तो सर मैंने बताया था क्या, हाँ सर, सर मेरा एक सवाल है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले। जैसे आपने म्यूचुअल फंड बताया, तो मैंने सुना कि एक डेब्ट फंड है, एक बैलेंस फंड है, एक लार्ज कैप है, फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप है। मुझे एक चीज यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग लगी कि डेब्ट फंड तो मानते हैं कि सरकारी पैसे में गया तो उसका रिटर्न कम है, पर लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में इतना डिफरेंस क्यों रिटर्न का? मेरे हिसाब से लार्ज कैप पे ज्यादा रिटर्न होना चाहिए और स्मॉल कैप पे कम होना चाहिए। इसी पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर। तो वो चीज वही है उसका चीज। तो हाँ, सुधाकर सर को हाथ हैंड रेज किए हुए कुछ कहना चाह अरे वो टॉपिक आगे बढ़ गया, मैं म्यूट था तो मैं बोल ही नहीं पाया, वो टॉपिक आगे बढ़ गया। बताइए सर। मैं असल में अपना एक अनुभव शेयर करना चाह रहा था। जैसे ये जो कोई सज्जन बता रहे थे ना कि उन्हें वो किसी फंड में पैसा डाला था और वो उसमें रहे, इन्वेस्टेड के नहीं रहे। तो मेरा अनुभव ये है कि LIC की मैंने भी एक यूनिट लिंक प्रोग्राम, वो एक स्कीम थी LIC की, वो 2009 में ली थी। मार्केट प्लस हो सकता है, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो उसमें मैंने 2009, 10, 11 3 साल 40,000 पर ईयर, 40,000 पर एनम, उसमें 1,20,000 दिए। और उसमें प्रोविजन ये था कि आपका 7 साल बाद मैच्योर होगा और इस 7 साल में जो भी मैक्सिमम NAV होगी उसकी, वो आपको रिडीम कर दी जाएगी। और जब 2017-18 में जब वो रिडीम हुई, तो मैंने अपने उससे एजेंट से कहा, मैंने यार इससे ज्यादा तो मुझे बैंक में मिल गया होता, अगर सिंपल सेविंग बैंक में रखता इसको तो मैं उससे ज्यादा पैसा तो उसे मिल गया होता। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ इनको, जो सज्जन सवाल पूछ रहे थे, मेरा अनुभव ये है कि बिल्कुल ये वाहियात चीजें हैं, इनमें जाने की कतई जरूरत नहीं। इसमें सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 2-3 चीजें होती हैं म्यूचुअल फंड के। सर चार्जेस बहुत, सॉरी, LIC के जो होते हैं, कई तरह के चार्जेस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। एक तो उसी पैसे से रिस्क कवर होता है, उसका चार्ज होता है, प्लस जो फंड मैनेजर होता है उसके भी चार्ज होते हैं। फिर उसके बाद उसमें रिस्क कवर, उसके साथ 3 प्रकार 4 प्रकार फंड होते हैं, चार्जेस होते हैं। और आप किसी भी LIC एजेंट से बात करिए तो वो बार बार NAV की बात करेगा कि देखिए हमारी जो NAV है इतने से इतना % बढ़ रही है। वो फंड वैल्यू की बात नहीं करता है। क्यों नहीं बात करता है, आप इसको जानिए। क्योंकि वो क्या करता है कि उसी NAV में से हर साल कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं फंड चार्जेस के नाम पर। जैसे एक गेहूं है सर, हम किसी ड्रम में गेहूं रखे हुए हैं, एक तो उसकी कीमत बढ़ रही है, ऊपर से एक चूहे ने छेद कर दिया है जो गेहूं धीरे धीरे करके निकल भी रहा है। मेरी बातों को मतलब समझिएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा जो गेहूं है वो आज 10 रुपया है, कल 12 रुपये हो गए, कल 15 रुपये, कल 20 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे जो गेहूं की मात्रा हमेशा नीचे से कम हो रही है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जब 10 साल का ड्यूरेशन हम निकालते हैं सर, तो मालूम चलता है कि यहाँ हम 10 किलो गेहूं लेके चले थे और गेहूं की कीमत यहाँ पहुंच करके 50 रुपया हो गई, लेकिन जो 10 किलो यहाँ गेहूं लेते हैं, गेहूं यहाँ 2 किलो ही बची है। तो कहाँ से सर होगा? ये बहुत बड़ा सर विषय है। हमें ये LIC एजेंटों द्वारा, वो समर बहादुर को आप जानते होंगे, समर बहादुर सिंह। समर बहादुर कहते थे कि LIC वाले जो होते हैं पैसे का मर्डर कराते हैं। सही बात, सही। तो वो सही में पैसे का मर्डर करा देते हैं LIC एजेंट। तो LIC एजेंट से कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग मत करिए। वो LIC एजेंट है, वो अपना विजिटिंग कार्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में देते हैं, बट दे आर नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, दे आर ओनली इंश्योरेंस एडवाइजर। उनको सिर्फ इंश्योरेंस की नॉलेज है। तो हमें उसको
जानना समझना चाहिए। अब खैर धीरे धीरे LIC एजेंट जागरूक होने, अभी वो भी म्यूचुअल फंड में काम खोज रहे हैं। अब वो अपने लगे हाथों म्यूचुअल फंड SIP भी करने लगे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं सर, आपने पहले एक बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश के तरीके कौन कौन से होते हैं, हल्का सा ब्रीफ उसको बात करूंगा। तो म्यूचुअल फंड में एक तो तरीका होता है कि एक बार आज वस्तुतः होता क्या है सर कि म्यूचुअल फंड एक तरीके से समझिए कि वो लिक्विड की तरह से है। लिक्विड इन द सेंस ये है कि लिक्विड जो होता है, आप जिस भी बर्तन में रखिए उस बर्तन का आकार ले लेता है। हम गिलास में रखेंगे, गिलास का आकार लेगा, बोतल में रखेंगे, बोतल का आकार लेगा। जिस तो म्यूचुअल फंड की डिजाइन भी सर हमारी जरूरत के अनुसार है। हम जैसी जरूरत चाहेंगे उस तरह के फंड उन लोगों ने डिसाइड कर दिए, डिजाइन कर दिया है। क्या किया है, आपके पास यदि एक बार पैसा लगाना हो, आप एक बार पैसा लगाइए एक बार में। दूसरा तरीका है बार बार पैसा लगाना। आज आपने 5,000 रुपया दिया और आपको अगले साल 5,000 रुपया बचा, आपका स्वागत है, आप 5,000 रुपया दीजिए। इसके बाद SIP करिए। SIP इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के लिए अनुशासन, धैर्य, 2-3 चीजें चाहिए और बार बार करने की क्रिया, ये SIP में अपने आप इनबिल्ट हो जाता है। क्योंकि हम एक डेट देते हैं, उस डेट पर निर्धारित पैसा हमेशा कट जाता है। तो बहुत ही यूनिक तरीका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बाद एक बेहतरीन तरीका है STP। STP के बारे में मैं बात खास करूंगा, मैं उसी लिए रखा था क्योंकि हमारे दोस्त है, आज उन्होंने हमको मैसेज किया था कि उनको कुछ लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, उस पर मुझे विचार है कि आज हम इस पर बात करते हैं। तो वो तरीका होता है सर STP का। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ हो और वो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यदि आज इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा तो हमारा पैसा नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए एक तरीका इजाद किया गया है, दैट इज कॉल्ड STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इस तरीके में क्या करते हैं सर, हमने 5 लाख रुपए लिया, इस 5 लाख रुपए को किसी डेब्ट फंड में डाल देते हैं, जैसे FD टाइप में किसी डेब्ट फंड में डाल दिए। तो डेब्ट फंड में डाल देंगे तो ये साल भर का जो रिटर्न 7-8% का होता है वो आएगा यहाँ से रिटर्न। और इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एक निर्धारित रकम, मान लीजिए 4,000-5,000 रुपये उन्होंने कहा, 10,000 रुपये, चलिए 10,000 मान लीजिए, 10,000 को इन्होंने क्या किया कि एक फंड का रूप दे दिया कि हर महीने या हर हफ्ते एक पैसा जो है इक्विटी में चला जाएगा, एक फंड में चला जाएगा। तो मार्केट जब ऐसे वोलेटाइल होता है सर, ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ भी लगेगा, नीचे गिरा तो फिर यहाँ पैसा लगेगा, फिर यहाँ पैसा लगेगा। तो डेब्ट फंड वाला पैसा है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो मार्केट वोलेटाइल हो रहा है उसमें हर स्तर पे पैसा लगेगा। तो होगा क्या कि हमको आपको मार्केट की वोलेटिलिटी का भी लाभ मिल जाता है और डेब्ट का भी लाभ मिल जाता है। और यकीन मानिए हमारे 2-3 जानने वाले हमारी सलाह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। इसी तरीके से 6 से 7 साल हो रहा है, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आज तक वो 3 लाख रुपया वो एज इट इज स्थिर है। और उससे इक्विटी का मैंने इन्वेस्टमेंट का उनको जो तरीका बताया था वो गजब का रिटर्न दे दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे डेब्ट फंड 5 लाख रुपया है, 5 लाख का 8% कितना होगा? 40,000 रुपया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 40,000 को 12 पार्ट में कर देते हैं, लगभग 3,000 रुपया महीना या 3,500 रुपया महीना। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 लाख रुपए को डेब्ट में डालते हैं और 3,500 रुपए की SIP कर देते हैं। तो ये विड्रॉ कैसे होगा? वो अपने आप सिस्टम होता, अपने आप कट चला जाएगा। मतलब ऐसा कोई प्लान है क्या? हाँ प्लान है। अच्छा, किसका है, किस कंपनी का? तो सबका प्लान है, जितने भी म्यूचुअल फंड सभी का है। क्या बोलते हैं इसको? STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अच्छा, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारा ये पैसा स्थिर है, अब ये 3,500 जा रहा है और ये जो 3,500 है हमको इक्विटी का एक रिटर्न दे देगा। ओवरऑल जो हम FD में रिटर्न 7% 8% लेकर के आते हैं, ओवरऑल आपका यहाँ पर इस सिस्टम से रिटर्न आपको 11-12% मिल जाता है लॉन्ग टर्म। तो हमको FD का भी फायदा मिला और क्या करते हैं कि इक्विटी का फायदा मिला। तो हमने क्या किया, STP के माध्यम से FD से 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न हम लेकर के आ जाते हैं। एक और चीज मैं कहूंगा सर यहाँ पर,
जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनकी सलाह को मानना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं देखता हूँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाकर के डायरेक्ट एसआईपी ले लेते हैं, डायरेक्ट फंड लेते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत पैसे की बचत होती है। नॉर्मल जो फंड होते हैं उसका जो होता है फंड चार्जेस 2-2.5% होता है, जो डायरेक्ट फंड होते हैं उसके चार्जेस 1% के आसपास होता है। तो वो जो 1% लोग बचाने के लिए क्या करते हैं कि डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन यदि हम फंड मैनेजर को या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसको यदि हम 1% दे देते हैं तो हमारे जो रिटर्न होता है उस रिटर्न को 2-3% एक्स्ट्रा दिलाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि किस फंड में अच्छा है, किस फंड में खराब है, कब निवेश करें, कब मार्केट से निकले। तो हमें सलाह, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब रेगुलर प्लान में करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेगुलर प्लान में करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेके करनी चाहिए, वो आपको सही फंड सही तरीका बताएगा। और इसके बाद एक और से बहुत बेहतरीन फंड है, तरीका है, वो उसको कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान होता है, जो ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो व्यक्ति जैसे पेंशन हमको मैं रिटायर हो रहा हूँ, हमको जीपीएफ से मालूम चलता है कि 20-25 लाख रुपया मिला, और जैसे ही हम रिटायर होते हैं सर तो हमारा पेंशन तो आधा हो जाता है, लेकिन हमारे खर्चे वैसे ही बने हुए हैं। तो उन हम तरीकों को कैसे मेंटेन करें, तो उन तरीकों के लिए सर SWP बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे हमने 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, 20 लाख रुपए को हमने क्या किया कि किसी इक्विटी फंड में डाल दिया, और वो इक्विटी फंड सर नॉर्मल जो 15% 16% का ग्रोथ होता है वो ग्रोथ दे रहा होता है, और यहाँ से हमने एक निर्धारित रकम कर लिया कि हमको 20,000 25,000 जो भी होता है हम 20,000 रुपये पर मंथ वहां से लेना शुरू कर देंगे। हमारा फंड भी बचा रहेगा और समय के अनुसार ग्रोथ भी होता रहेगा। मैं एक कैलकुलेटर खोल के रखा हूँ पहले से ही, और उसको मैं शेयर करता हूँ, देखिएगा कितना खूबसूरत तरीका है। तो इसमें भी ऑटोमेटिक होता रहेगा, ऐसी कोई स्कीम है? सब पूरा ऑटोमेटिक होता है जी? हाँ, पूरा ऑटोमेटिक होता है सर। अच्छा SWP भी? हाँ, SWP होता है। अब लेकिन एक अच्छा सा एक फंड मैनेजर जो होता है वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर भी। सही बात है। वो सर खोजेंगे तो मिल जाएगा, खोजेंगे तो भगवान मिल जाते हैं सर। वो तो सर मिलेगा ही, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर कुछ देना पड़े और उसके बाद फिर मिले वो। नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा सर, वो मिल जाएगा, आप खोजेंगे ना तो मिल जाएगा। हाँ, बस आप अपने अंदर पात्रता विकसित करिए, गुरु तो मिल ही जाएगा आपको। चाणक्य क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त की क्षमता विकसित करिए, चाणक्य कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगा। सही बोला। अब आप हम करें चाणक्य को लेकर खोजने चले तो चाणक्य जल्दी नहीं मिलते हैं। चाणक्य अपने चंद्रगुप्त को तलाशते रहते हैं, कहाँ चंद्रगुप्त मिल रहा है। तो रमाकांत चरेकर हैं जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कोच होते हैं, वो क्या करते हैं, तलाशते तो रहते हैं कहाँ खिलाड़ी मिलेगा, कहाँ खिलाड़ी मिलेगा, और कोच का ध्यान उसी खिलाड़ी पर ज्यादा जाता है जो कि जिसके अंदर पोटेंशियल होता है। वो पहचानता है कि किस कोच पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो आइए सब SWP का हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल उदाहरण लेते हैं कि जो भी हम बड़ा फंड डालते हैं उसका 1% हम 1% पर मंथ लेने को सोचे, या चलिए 1.5% पर मंथ लेने को सोच रहे हैं। हमने क्या किया सर कि हम 20 लाख रुपया हम एक फंड में डाल देते हैं, देखते रहेगा सर। ये 20 लाख रुपया हमने डाल दिया, और हम यहाँ से सर 20,000 रुपया पर मंथ लेने को सोचते हैं। हमने 20,000 रुपया पर मंथ लेने को सोच रहे हैं। 20,000, और जो फंड है लार्ज कैप है तो 15% देगा, मिड एंड स्मॉल कैप है तो आपका 17-18% देगा, तो मैं 15% ही लेके चलता हूँ। चलिए %15,
और समय हम डिसाइड करते हैं, पहले 10 साल में देखते हैं, फिर 20 साल में देखते हैं। 10 साल में देखते हैं। अब सर 10 साल में देखिए, जो टोटल हमने 20 लाख रुपया डाला था सर, उसमें से हम 24 लाख रुपया ले चुके हैं 10 सालों में। ये सामने दिख रहा है सर, ये 24 लाख रुपया ले चुके हैं, और उसके अंदर अब भी सर 28,91,000 वैल्यू पैसा पड़ा हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं सर, क्योंकि सर ये 5% का गैप उसमें इकट्ठा है ना सर। ये और- HWP का है ना? हाँ सॉरी, HWP का है? HWP है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और यही आप इसको 25,000 कर दीजिए। चलिए 25,000 कर देते हैं सर, तो हम 30,60,000 रुपया हम ले चुके होंगे, और उसमें फंड कितना बचा होगा? 14,61,000 अभी भी बचा होगा। यानी टोटल वैल्यू जो है हमको ओवरऑल 44 लाख रुपया 10 सालों में मिल चुकी है सर। और यदि आप इसी को 20 साल कर दीजिए सर, 20 साल में शायद पैसा हो सकता है खत्म हो जाए, फिर भी देख लेते हैं। 20 साल। अब 20 साल में देखते हैं सर, 61,20,000 रुपया हम निकाल चुके होंगे, लेकिन सर वहां पर -7,15,000 होगा। यानी कुल मिलाकर के 61 लाख में से 7,000 कम कर दीजिए, कुल 54 लाख रुपया हमको मिल चुका होगा सर 20 साल। और यदि हमें आप ये 20,000 रुपया हम कर देते हैं, अब यदि 20,000 रुपया हम पर मंथ ले रहे होते हैं, तो आप देखिए सर 48 लाख रुपया हम 20 साल में ले चुके होंगे, और उसके बाद अब भी हमारे फंड में 64,98,937 रुपया बचा होगा। यानी टोटल वैल्यू को निकाल लिया जाए तो लगभग 1,14,00,000 रुपए की वैल्यू है। आप सोच सकते हैं सर, और इन सब चीजों को हम नहीं जानते हैं, हमको दिखाया नहीं गया है, दिखाया नहीं जा रहा है। और कैसे नहीं जानते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको नहीं मिलता है। मिलता कौन है? LIC एजेंट मिलता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट किस लिए नहीं मिलते, अब इसको भी जानिए सर। आप सर 1,000 की SIP करते हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कितना मिलता है? उसके से 15-20 रुपया मिलता है, 15-20 रुपये में नहीं मिलता है। और मालूम चला कि सर आप 10 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो, आप उसको बुलाते हैं SIP करने के लिए, उससे ज्यादा तो उसके पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, क्या जाएगा? इसलिए ऐसे लोगों को खोज के जाना पड़ता है। ऐसे चाणक्य अपने महल में मिलते हैं सर। और जो घटिया स्तर के चाणक्य होते हैं, वो तो गली मोहल्ले में तमाम, हाँ? वो तो गली मोहल्ले में तमाम, गली गली में मोहल्ले में मिलते हैं। और आपको एक LIC एजेंट का ऑफिस खोल के बैठे होंगे कि यहाँ पर प्रीमियम जमा होता है, LIC की सेवाएं आपको मिलती है। सर वो थोड़े चाणक्य नहीं होते, वो एक्चुअली में चंद्रगुप्त होते हैं, और हमारे जैसे चाणक्य को ढूंढ रहे होते हैं वो। अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, बहुत। तो दूसरा मैंने HWP बता दिया। और छठा तरीका है, एक और बहुत बेहतरीन सुविधा है सर, स्टेप अप की सुविधा है। ये जानना चाहिए, ये इसके बारे में भी जानना चाहिए। स्टेप अप मतलब क्या होता है कि स्टेप अप, एक कदम ऊपर। तो जैसे हमने SIP कर रखा है, मान चलता है कि 1,000 रुपए की हमने SIP कर रखा है, और अगले साल हमारा पेमेंट बढ़ने जा रहा है, और हम चाहते हैं कि उसमें 500 रुपया और बढ़ा दें, लेकिन 500 रुपया हम बढ़ा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? कि कौन जाएगा LIC उस एजेंट के पास, उस चाणक्य के पास कौन जाएगा मिलने के लिए? कहाँ से हम OTM डालेंगे, कहाँ से हम फॉर्म भरेंगे, कहाँ करेंगे? सभी को ऑनलाइन जानकारी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम SIP करते हैं सर, उस SIP करने के ही दौरान उस पर STP का एक ऑप्शन होता है, हम टिक कर देते हैं, और उसमें टिक कर देते हैं। उसमें मिनिमम 500 रुपया होता है, चाहे 100 रुपया होता है, चाहे परसेंट में या पैसे में तय होता है। हमने क्या किया कि 1,000 रुपए की SIP डाला और 20% स्टेप अप डाल दिया। तो जनवरी, जैसे अगस्त चल रहा है, अगस्त 2021 में 1,000 रुपया कटेगा। जैसे अगस्त 2022 आएगा, वो अपने आप 1,200 रुपया हो जाएगा।
जैसे अगस्त 2023 आएगा वो अपने आप 1400 हो जाएगा। तो ये जो क्या होगा कि ये सुविधाएं अपने आप वो बढ़ती रहती है और हम उसमें चाहें तो उसकी कैपिंग भी कर सकते हैं। कैपिंग इन द सेंस हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है 5000 तक पहुंचे, तो 5000 हमने उसमें फॉर्म में डाल लिख देंगे, 5000 तक पड़ेगा। और इसका रिटर्न कैसे मिलता है उसको देखिए, एक नॉर्मल एसआईपी की तुलना में और उसकी तुलना में देखिए कितना फर्क होता है। देखिए उसको भी मैंने एक पहले से खोल रखा है। और दूसरा है, एक मिनट, हट गया है, बोलता हूँ रुकिए एक मिनट। सर जानकारी ही बचाव है सर, जितना हम जानेंगे ना उतना ही मजा आएगा। ये स्टॉक मार्केट सर बिल्कुल सीखने की चीज है। जानकारी के लिए ही तो यहाँ आए, हाँ जानकारी के लिए ही स्टॉक मार्केट में आए हैं। नहीं तो जैसे ये पारंपरिक का जो फ्लेक्सी कैप है, हाँ ये 10 महीने पहले मैंने कराया था हाँ और लगभग 50% रिजल्ट है उसका रिटर्न। सर पारंपरिक फंड मैंने आज से कई साल पहले मैंने उसको पाया था और उसको पाया ऐसे था कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पारंपरिक के बारे में जानने को मिला। पारंपरिक अपने मार्केट के बहुत ही नोटेड वैल्यू इन्वेस्टर में गिनती है। हाँ, इसी वजह से मैंने चुना ही था ये फंड इसीलिए चुना था। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है सर कि वो बहुत कम उम्र में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हाँ, पारंपरिक के बारे में उसके यूट्यूब पे वीडियो पर पड़े हैं 2-3, उसको देखिएगा। और उसके जो फंड मैनेजर है, क्या अंशुल करके कुछ नाम है कि राजीव करके नाम है, देखिएगा एक एक वीडियो मतलब ज्ञान से भरे पड़े हैं। आप जब देखेंगे तो लगता है यार क्या, कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से ज्ञान लेते हैं सर। एक तो तरीका है सर कि हम ज्ञान खुद ले लें, दूसरा तरीका है जो ज्ञानी बैठा हुआ है उससे ले लें। जब हम ज्ञानी से ज्ञान लेते हैं सर तो हमारा मेहनत काफी हद तक बच जाता है, हम उन सब चीजों से गलियों में नहीं गुजरते हैं। तो एसटीपी कैलकुलेटर खोलते हैं सर, देखते हैं। आइए देखते हैं। नहीं खुला है एसटीपी कैलकुलेटर, नहीं सर खुल नहीं रहा सही से। एसटीपी कैलकुलेटर में खोल के रखा था, मुझे लग रहा है कि हट गया। एसआईपी कैलकुलेटर बार बार खुल जा रहा है। आ गए, फिनोलॉजी का ग्रुप है। नहीं सर वो नहीं मिल पा रहा है स्टेप अप। अच्छा है मिल गया सर, मिल गया। हाँ सर्च कर देखते हैं सर। सर ये देखिए सर, अमाउंट चलते हैं सर, हम 1000 की एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% ले लेते हैं सर, और टेन्योर रखते हैं 10 साल। अब देखिए नॉर्मल रिटर्न देखिएगा सर, पहले जीरो कर देते हैं। ये देखिए सर, जब 1000 की एसआईपी डालते हैं सर तो नॉर्मल 10 सालों में कितना जमा होगा, 1,20,000। लेकिन जब हम 10% की एसटीपी कर देते हैं सर, सॉरी स्टेप अप कर देते हैं, तो हमारा जो कुल जमा पैसा हो जाता है 1,91,000। और
वैल्यू देखिए 2,01,000 हो जाती है। तो हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है सर। तो स्लोली कब बढ़ जाता है हमको आपको पता ही नहीं चलता सर। एचटीपी की भी सुविधा हमको आपको लेनी चाहिए। यदि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगा सर तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता और फंड वैल्यू होती 1,80,000 के आसपास होता। तो हमको दोनों तरह से फायदा, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता है प्लस ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो भी बढ़ता है सर। तो अब हम ओवरऑल अब हम सब हटा देते हैं सर। तो ये सर म्यूचुअल फंड में निवेश के जो तरीके थे मैंने वो बताए। और एक बात अभी आप पूछ रहे थे सर कि क्यों नहीं स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न मिलने चाहिए, और सॉरी स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न क्यों मिलता है। तो अब हम आते हैं सर कि एमएफ में निवेश के फायदे क्या होते हैं। जब हम इसको समझेंगे तो वो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला तो अच्छा ये होता है कि ये जो होता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि हम कई तरह के हम गलत स्टॉक ले लेते हैं, नुकसान हो जाता है, फायदा हो जाता है, कंपनियों को हम समझ नहीं पाते हैं, उसका स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको आपको नुकसान हो जाता है। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स किए रहते हैं, उनको नॉलेज रहती है। तो वो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट न करें, वो क्या करते हैं, उनकी एक टीम होती है और वो टीम क्या करती है कि जितने सारे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को समीक्षा करते हैं, और समीक्षा करने के उपरांत जो अच्छी कंपनी होती है उसको फंड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज के लिए श्योर हो जाते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स आ गए और एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जा रहा है। दूसरा अच्छा ये है सर, जब थोड़े से पैसों में बड़ी संख्या में शेयर खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तक हम बात करें सर, जैसे हम 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब नॉर्मल दुनिया में हम 1,000 रुपये लेके जाते हैं सर, और हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पसंद किया, कितना है कि 3 शेयर आ गए, 3 शेयर हम लेके बैठ गए। अब हमें यदि एचडीएफसी बैंक के शेयर लेने होंगे तो हमें एचडीएफसी बैंक के शेयर लेने के लिए फिर अलग से पैसा देना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं कि उस 1,000 रुपये में ही 50-60 स्टॉक्स रखते हैं, पोर्टफोलियो रखते हैं। हमारा 1,000 आपका 1,000 इस तरह से कुल मिलाकर के मान जाता है कि 2-3 हजार करोड़ का एयूएम इकट्ठा होता है, और उस एयूएम का 5% एचडीएफसी बैंक में, 3% एलआईसी हाउसिंग में। तो इस तरह से कंपनियों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा 1,000 रुपये का भी 5% जो होता है वो किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या होता है कि छोटी पैसे में हम बड़े संख्या में स्टॉक्स रखते हैं, और इसमें सर जो बड़ी संख्या में स्टॉक्स रखते हैं उसमें वही जो दिक्कत होती है जो आप करें तो ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण ये होता है सर, जैसे हमने मालूम चलता है कि 50,000 रुपया, हम एक उदाहरण लेते हैं, 50,000 रुपया हम लेकर के आते हैं, और हम यदि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 रुपये में सर, तो 50,000 रुपये में हम 10 स्टॉक लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 10 स्टॉक रखते हैं तो सर सब में 10% हम पैसा डाल देते हैं सर। और वहां क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में 50 स्टॉक रखने होते हैं 50,000 रुपये। तो 50 स्टॉक रखेंगे तो एक स्टॉक पर, किसी स्टॉक पर 5% होता है, किसी स्टॉक पर 6% होता है। इनका जो ओवरऑल वेटेज होता है एक स्टॉक पर कम होता है। जब कम होता है तो सर रिटर्न भी कम मिलता है। बात मेरा मतलब समझ रहे हैं सर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे मालूम चलता है कि हमने क्या किया, यहाँ पर अदानी ग्रीन का हम शेयर, अकेले शेयर लेके बैठे हुए हैं, और 1 साल के अंदर ही वो अदानी ग्रीन का शेयर जो है 10 गुना हो गया। तो हमारा जो 10,000 की वैल्यू 1 लाख हो गई डायरेक्ट। लेकिन यदि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारे 10,000 रुपए का 5% जो है अदानी ग्रीन पे लगा हुआ है। 5% कितना, 50 रुपये लगा हुआ है। तो सर ये 50 रुपया ना सर 10 गुना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं सर? क्योंकि हमारा जो वेटेज होता है वेटेज यहाँ पर कम होता है, जिसके वजह से रिटर्न भी कम मिलता है। बिल्कुल सर। इसीलिए लार्ज कैप में कम रिटर्न है और स्मॉल कैप में ज्यादा है। क्वांटिटी का फर्क पड़ जाता है। रिटर्न के साथ रिस्क भी तो कम है ना। हाँ, स्मॉल कैप में सर ज्यादा रिटर्न का फायदा मतलब कारण यह है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं
वो ज्यादा रिस्की है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्हीं में से कंपनियां आगे बढ़ करके मिड कैप और लार्ज कैप में जाती है और उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। हमने सुना कि सैचुरेशन, कि कोई जो है बढ़ते बढ़ते अब कितना बढ़ेगा सोचते हैं, और जो छोटा होता है उसके अंदर बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती है। जो बड़े लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी बड़ी होती है। आप अपने आसपास, इसको व्यवहारिक दुनिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, ध्यान दें, किसी गांव के किसी बड़े सम्मानित व्यक्ति को देखिए या आप आसपास के इलाके को सम्मानित व्यक्ति को देखिए कि वो जाएगा कपड़ा खरीदने के लिए तो सीधे मॉल में जाएगा और खरीदेगा तो ब्रांड ही खरीदेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यानी उसका एक ड्रेस तैयार करवाना 10,000-12,000 का खर्चा तय है। वो जाएगा तो टाई मिलेगा, सूट मिलेगा। और एक छोटा आदमी जाएगा तो किसी छोटे से दुकान पे जाकर के जो बड़े आदमी का खर्चा 10,000 में हुआ, ये 2,000 के रुपए में लेकर चला आएगा। वो जाएगा तो वैन हुसैन का जैकेट खरीदेगा, सूट खरीदेगा, और ये जाएगा तो डी मार्ट में जाकर के 2,000 रुपए का खरीद के लेके आएगा। तो सर, जब इसका छोटे आदमी की लागत कम होगी तो पैसा भी ज्यादा बचाएगा ना। अब जब ज्यादा पैसा बचाएगा तो यदि वो उद्यमी किस्म का व्यक्ति है तो उस पैसे का ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ना। जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स रिटर्न ज्यादा आते हैं, लेकिन दिक्कत यह होती है कि स्मॉल कैप की भाई उसके शर्म और संकोच भी कुछ नहीं होता है। बड़े आदमी हैं तो बड़े आदमी का लिहाज होता है ना कि समाज में क्या कहेंगे, और छोटे आदमी का क्या कहेगा, कहने दो। तो छोटे स्टॉक्स, अब उनका मन किया तो बिजनेस करे, मन किया तो शटर बंद कर दिए। इसने जो है सर मारुति का शोरूम खोल रखा है, उसको तो 10 आदमी रखा है, उसको तो रोज तो खोलना ही खोलना होगा क्योंकि 10 आदमी को पैसा देना है। और जिसने चाट का ठेला लगा रखा है सर, वो खुद बैठा है, खुद बना रहा है, अपने बच्चों को रखा हुआ है, 2 दिन नहीं खोला तो किसको तनख्वाह देना है। मैं सही कह रहा हूँ ना सर। तो कंपनियों में ग्रोथ ज्यादा होती है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब तक आपका नजरिया 7 साल का नहीं है, मिनिमम 7 साल का, तब तक आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाथ मत डालें। स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके पीछे कारण यह है कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध बहुत कम आंकड़े होते हैं, वो अपने मैनेजमेंट की जानकारी नहीं देते हैं। ऑडिटर जो रखते हैं, सस्ते वाले ऑडिटर रखते हैं। बड़ी कंपनियों का ऑडिटर एक बार इस्तीफा दे देता है तो हड़कंप मच जाता है मार्केट में। छोटी कंपनियों का ऑडिटर बदल देते हैं, छोटी कंपनी के बारे में पता ही नहीं चलता है कि ऑडिटर बदला कब गया कब आया। मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही बात है सर। यदि लार्ज कैप का हम शेयर लेते हैं सर तो 10 शेयर लेते हैं तो 8 शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, और यदि स्मॉल कैप में हम जाते हैं सर तो 20 शेयर लेते हैं ना तो 3 या 4 ऐसे होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इतना आउट परफॉर्म करते हैं कि जो 15-16 की जो नुकसान होता है ना कभी कभी खलती नहीं। लेकिन क्या हम धैर्य रखे हुए हैं? क्या हमारे पास क्षमता है? मैंने लिखा था ना कि बजाज फाइनेंस वाला रिटर्न मिल तो जाए, स्टॉक पकड़ तो ले, क्या औकात है उसको होल्ड करने की? जैसे ही 5% 6% बढ़ता है कीड़ा काटने लगता है, कूदने लगता है। ठाकर सर ने 3 गुने 2 गुने 3 गुने लॉरस लैब अभी रखे हुए हैं। आप सोचिए कितनी क्षमता वाले हैं। और अतुल शुक्ला सर रेणुका जी को पकड़ते इसको सर बिल्कुल हम लोग वर्तमान लाइफ से, हम अपने जीवन से सर इसको तुलना करेंगे ना तो सब कुछ आमने सामने मौजूद है, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते सब कुछ। और एक चीज मैं बार बार मैं डालता हूं सर कि मेरे अनुसार निफ्टी का लेवल इस समय 13,274 है, मैंने डाला था ना।
वो क्यों डाला था, कैसे डाला था, वो कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है। वो नॉर्मल है कि जैसे मान लीजिए हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या 10 किलोमीटर दौड़ते हैं 1 घंटे में, और हम क्या किए कि एक समय विशेष में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो क्या हम लंबे समय तक 20 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? हम थक जाएंगे, हम आराम करेंगे, हम रुकेंगे। जो हमारा औसत जो दौड़ने की स्पीड है, हम उसी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। निफ्टी का सर 1 साल का जो रिटर्न है वो लगभग 40-50% बहुत ज्यादा रिटर्न हमको लगता है, क्योंकि यदि अगले साल तक फिर 40% निफ्टी रिटर्न दे दे ऐसे ही, तो 2 साल का 80% रिटर्न हो जाएगा, जो कि मार्केट का औसत रिटर्न 17-18% है, उससे कहीं अधिक हो जाएगा। तो उस रेशियो को वो मेंटेन करेगा सर मार्केट। तो या तो मार्केट साइडवेज हो या मार्केट नीचे जाए, उसको जाना है, कब जाएगा कैसे जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन करेगा जरूर। और कब करेगा? जब सब लोग विश्वास कर लेंगे कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तभी मार्केट जाएगा। रेणुका जी पकड़ते रह जाएंगे, अब तो उसका रेट नहीं, अब हमने सोच लिया 40 पहुंच ही जाने दो, तो भी पकड़ेंगे उसको। समयानुसार हमको एंट्री एग्जिट करते रहना चाहिए। मैं रेणुका को 2 बार बेच चुका हूँ, 2 बार एंट्री कर चुका हूँ। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। तो उनको समय, मार्केट सर कभी भी बता के नहीं, ना कोई स्टॉक ना मार्केट कभी भी बता के नहीं चढ़ता है, कभी भी बता कर नहीं गिरता है। न हम अपने उच्चतम स्तर पे बेच सकते हैं, न हम न्यूनतम स्तर पे खरीद सकते हैं। तो हमको उस प्रोसेस को बार बार करते रहना है, और जितना करेंगे, वो कल वाले जो वीडियो में मैंने बताया था ना कि किस तरीके से हम उसके स्टॉक की मात्रा को बढ़ाते हैं, वो कंपाउंड जो नॉर्मल रिटर्न 20-25% होता है, हम उसको बढ़ा करके 30%, 35%। तो बहुत ज्यादा मैंने समय ले लिया, 1.25 घंटा हो गया। सभी लोगों को खाना भी खाना होगा, भोजन भी करना होगा। पता ही नहीं लगा। सर अब आपको धन्यवाद देने का समय आ गया, तो मैं आपको धन्यवाद तो यहीं से दे देता हूं, क्योंकि भाई कार्यक्रम का नियम है कि कोई सेमिनार फंक्शन होता है तो धन्यवाद के लिए कोई को उठना चाहिए। तो काफी अच्छा लेक्चर प्रोफेसर से मिल जाए तो क्या नहीं, काफी अच्छी जानकारी, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कुछ क्वेरी होती है तो भाई मैं आनंद से डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन आज पहली बार आपसे रूबरू सामने सामना हुआ सर। धन्यवाद सर, आपने क्वेरी डाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यथासंभव मैं उसका कोशिश करूंगा। और तेज बहादुर सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या चल रहे हैं? बढ़िया है। आज म्यूचुअल फंड में काफी कुछ चीजें जो आपने बताया ना डीपली, अभी बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अनजान हैं, जैसे स्टेप अप है और एसओपी और एसडब्ल्यूपी वगैरह है। तो वाकई बेहतरीन चीज है, और इसका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल सर, हम जितना अधिक लेंगे लाभ सर, उतना ही अधिक जानकारी ही बचाव है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसी को कोई क्वेरी सर कुछ बिल्कुल, ये आप जो है ना, ये एकदम सुपर 30 तैयार कर रहे हैं आप। ये आपकी जो टीम है ना, एक दिन सुपर 30 की तरह काम करेगी। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं सबको आगे बढ़ने की। सौरभ जी बोलिए। सर आपने जो बुक रिकमेंड की आज, हाउ टू अवॉइड लॉसेस, वीडियो भाई ऑन करिए, वीडियो। हाँ सॉरी सर, रह गया। मैं बोल रहा था सर, आपने जो बुक आज रिकमेंड की थी, हाउ टू अवॉइड लॉसेस, कौन, ये वाला? हाँ सर, हाँ जी। तो इसको भी मैंने स्टार्ट किया सर देखना, और एक बात आप रिपीटेटिव करते हैं कि आप जितनी बार वहां जाएंगे उतना बार आप आपके ब्रोकर को आप देंगे, वो एज इट इज लाइन उसमें लिखी हुई है सर, एज इट इज लिखी हुई है सर, वो कि जितनी बार आप जाएंगे, जितना फ्रिक्वेंटली आप जाएंगे, उतना ज्यादा आप आपके ब्रोकर को देंगे। आप कमाएंगे नहीं, आप आपके ब्रोकर को ज्यादा देंगे। अच्छी बुक है सर, और अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है सर, इजी लैंग्वेज में सर। एक कोटेशन है कि कम आओगे कमाओगे, ध्यान से सुनिएगा सर।
सील सर, मैं बार बार इसको कहता हूँ कम आओगे, रोज आओगे, कम आओगे यानी कम, यदि कम आओगे, रोज आओगे यानी रोज ट्रेडिंग करेंगे, रोज आओगे। तो इस सर फार्मूले को बिल्कुल अप्लाइए, और बहुत सारी मतलब है, खुद समझदार हैं, काफी अनुभवी लोग हैं, इसमें कोई बच्चा नहीं है, हम लोग अनुभवी। वैसे सर बिजनेस का तो नियम ये होता है कि जितना ज्यादा बुलाया जाए उतना अच्छा। किसी भी बिजनेस का नियम, पहला नियम यही होता है कि कस्टमर को बार बार बुलाइए, कैसे भी आए बार बार बुलाइए उसको, तो ब्रोकर तो चाहेगा ही कि हम बार बार आए। तो एक ब्रोकिंग फर्म हम लोग खोल लेते हैं। सर खोल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें पड़ा नहीं है। अनिल सर कुछ कह रहे थे। हाँ सर, जैसे आप जो बिल्कुल बता रहे हैं, सेम वैसे शुरुआत में गलती हुई थी। तो लगभग अच्छे स्टॉक चुने, एमटार भी था, नजारा भी था, मतलब मैं खुद ताजुब करता हूँ, तो मैंने वो स्टॉक मतलब पेशेंस ना होने पर बेच के, और मालूम पड़ा वो काफी आगे बढ़ गया, अब दोबारा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती मेरी। तो जो आप बता रहे हैं कि कम आओगे, वो वास्तव में फैक्ट है। एट दिस टाइम मैंने बिल्कुल भी ट्रेडिंग मतलब तो बेचना ही बिल्कुल बंद कर दिया, जो है ऑलरेडी उन्हीं से संतुष्ट, और अच्छी ग्रोथ कर रहा है वो। नहीं करिए, ट्रेडिंग करने चाहिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन उस ट्रेडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। वो चीज अब वो चीज सर अभी हम लोगों पे नहीं आती है। मैंने अभी लगभग 6 महीने में चालू करा है, तो 6 महीने में मैं अभी सीख नहीं पा रहा हूँ मैं जितना ज्यादा, लेकिन आप ग्रुप में रहा तो आप पहुंच ही सकूंगा। और यदि हम ट्रेडिंग करते हैं सर, रोज छोटे छोटे प्रॉफिट ले जाते हैं, एक दिन मार्केट अपना रंग दिखाएगा, एक दिन दिखाएगा, एक दिन, हाँ। और वो जो 4 दिन 5 दिन हम प्रॉफिट लिए हुए हैं ना, वो सब उसका वो सब ले जाएगा, वो प्रॉफिट तो लेके जाएगा ही, आपके मूलधन से भी खींच के मूलधन भी लेगा। बिल्कुल सहमत सर। तो हमें उसको सतर्क होकर के ध्यान देना चाहिए। जी सर। और अंकित सर पहली बार शायद दूसरी बार आए हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए सर। हाँ सर, बस वो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिला सर। हम एक चीज जानना चाह रहे थे सर, कि जैसे एसआईपी करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम 2500 या 3000 का एसआईपी करना चाहें, और वो स्टॉक में भी एसआईपी होता है सर? हाँ होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बालकृष्णा खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर उसका एसआईपी हम एंजल ब्रोकिंग के थ्रू या जीरोधा के थ्रू करते हैं, जो उसका एक ऑप्शन आता है कि एसआईपी का बास्केट बनाइए, और उसके बाद ये, तो सर मतलब मान लीजिए कि हम 2500 रुपया का किए, ठीक है, लेकिन वो हर मंथ मेरा कटेगा? नहीं, आपको हर मंथ डालना पड़ेगा उसमें। अच्छा, हर मंथ डालना पड़ेगा, हर महीने खुद खरीदना पड़ेगा। और स्टॉक एसआईपी में यही अंतर है, स्टॉक एसआईपी में आपको हर महीने पैसा अपने डीमेट में डालना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ब्रोकर उस डेट को अपना ऑर्डर लगा देगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड खुद जाता है बैंक के पास और पैसा मांगता है, बैंक वाला म्यूचुअल फंड को पैसा देता है। अच्छा, हम स्टॉक एसआईपी में कोई ओटीएम नहीं देते हैं, ओटीएम में वन टाइम मैंडेट नहीं देते हैं, फंड ब्रोकर को हम अधिकृत नहीं करते हैं कि बैंक से पैसा निकाल सके। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके लिए हम लोग को हमेशा मतलब ये डीमेट में उतना फंड होना चाहिए। हाँ, जैसे मेरी खुद 5000 की एसआईपी है, 10 स्टॉक में डालता हूँ, स्टॉक में बार-बार चर्चा करता रहता हूँ, तो 10 तारीख को कटता है, तो 8-9 तारीख के आसपास प्रबंध करता हूँ तो उसमें पैसा रहे। जी। या तो फिर तो जैसे सर डालूं। जी, जैसे एक क्वेश्चन सर, जैसे मान लीजिए कि अभी 2300 के आसपास में बालकृष्णा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो अभी मान लीजिए 2500 मतलब हम इन्वेस्ट कर, मतलब ये एसआईपी करते हैं उसका, तो वो एसआईपी कैसे होगा सर? एक शेयर ही हर बार हम खरीदेंगे, तो शेयर का प्राइस तो हमेशा या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो जितना बढ़े तो पैसा डालना पड़ेगा ना। अब 2600-2700 हो गया तो पैसा डालना पड़ेगा ना जी। और अगर 2300 मतलब अगर 2300 से 2000 हो गया तो 2000 ही डालना पड़ेगा? ओके, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन था। ओके सर, बस ठीक है। और सर हमारा कुत्ता बैठ के इंतजार कर रहा है, जरा इसको दिखा देता है। तो इंतजार करता है, क्या दिख रहा है ये? उसके तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आज लग रहा है आज उसकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया।
अब उसको घूमने का समय हो गया बाहर। प्यारा सा है बिल्कुल। और बार ये हमको मतलब कई बार आकर के हमको इशारा कर रहा है कि हमको चलना है। हाँ वो समय हो रहा उससे। ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है सर, और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सर। फिर मैं थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू, बाय।